Hey guys, welcome to Study with Tanya, and I am Tanya. Today we are going to start class 8 science first chapter, crop production and management. So our first topic is agricultural practices. In agricultural practices, we have to know about agriculture practices which are done when we grow crop. मतलब इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि हम क्रॉप उगाने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्रॉप क्या होती है। क्रॉप वो चीज़ें होती हैं, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स जो ग्रो किए जाते हैं एक लार्ज स्केल पर एक पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। अब हमारे क्रॉप की क्लासिफिकेशन आती है। अब आई होप कि आप सब लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीजन है हमारी, ठीक है। तो जैसे हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीजन आती है तो हमारी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक खरीफ और एक रबी। जो खरीफ है वो रेनी सीजन क्रॉप है और इसको ग्रो किया जाता है जून से लेके सितंबर तक। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मेज, पैडी, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। और जो हमारी रबी है ये विंटर सीजन क्रॉप है, इसे अक्टूबर से मार्च तक ग्रो किया जाता है। और इसके एग्जांपल है वीट, पी, मस्टर्ड। और इसके नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो हमें पता होना चाहिए ना कि क्या क्या क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पे हमें क्या क्या बेसिक प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ने जा रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब सबसे पहले हमें बेसिक प्रैक्टिसेस क्या करनी होती हैं, तो वो है हमारी, सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे ना अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सोइंग, मतलब कि हम बीज डालेंगे उसमें। फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इस टाइम पे हम मैन्योर, खाद वगैरह ऐड करेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे अपनी क्रॉप पे। फिर उसके बाद आता है इरिगेशन। इरिगेशन में क्या होता है, हम अपने क्रॉप को वाटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब हम इसमें जो हमारे जो अनवांटेड प्लांट्स है जिन्हें हम वीड्स कहते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं हमारे जो क्रॉप है उसको। नेक्स्ट स्टेप आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स जब जो हमारी क्रॉप है वो एकदम पक जाती है, तो वो कटने के टाइम पे आ जाती है, उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। और फिर हार्वेस्टिंग करने के बाद हमें कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा उसे, तो उस स्टेप में आएगा हमारा स्टोरेज। तो आइए हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले सॉइल को लूजनिंग करना होता है। लूजनिंग ऑफ सॉइल करना होता है क्योंकि ये जो है मेथड है ये हमें हेल्प करता है कि जो हमारे जो क्रॉप है उसकी जो रूट्स हैं वो डीप ली जा सके। जितनी डीप रूट्स जाएंगी उतना ज़्यादा प्लांट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर प्लांट स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी रूट्स तभी तो, मतलब प्लांट को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें उसकी रूट्स को अंदर भेजना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लूजनिंग करते हैं। और एक बहुत ही अच्छा इसका एग्जाम्पल ये भी है कि जो लूजनिंग ऑफ सॉइल है, जब उसको हम करते हैं तो हमारी जो रूट्स है वो अंदर चली जाती हैं। और फिर जब हमारी रूट्स अंदर जाती है तो उसमें जो अर्थ फ्रेंडली और फिर प्लांट फ्रेंडली जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और वो प्लांट्स को हेल्प करते हैं मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब और होल्ड करके रखने में। तो इतना होने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, दैट इज सोइंग। हमने लास्ट में पढ़ा था कि लूजनिंग ऑफ सॉइल। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारा टिलिंग प्रोसेस है या फिर प्लोइंग जिसे हम कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज नॉन एज टिलिंग। मतलब वो वाला प्रोसेस जिसमें हम सॉइल को मिक्स करते हैं, जो नीचे वाली सॉइल है और जो अपर लेयर है सॉइल की, उसे जब हम मिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लोइंग या टिलिंग कहते हैं। अब प्लोइंग और टिलिंग के टाइम पे जो बड़े बड़े क्रम्स आ जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े क्रम्स आ जाते हैं, मतलब मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टुकड़े टाइप्स कह सकते हैं, मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टुकड़े आ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम क्रम्स कहते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में हमें क्या क्या, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, टूल्स, ठीक है। जो हमारे एग्रीकल्चर के टाइम पे जो हमारे टूल्स यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले प्लो, जिसे हम हिंदी में हल भी कहते हैं,
पुराने टाइम पे जो बुलक्स थे उनको यूज करके हल को चलाया जाता था, या फिर पहले उससे पहले मैन चलाते थे उस हल को। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम बदलता गया, फिर बुलक्स चलाने लगे। अब उसके बाद आ गया कल्टीवेटर आ गया आजकल तो, और बीच में हो भी आया था जिसे भी मैन ही प्लो करते थे, पर वो एक इजी मेथड था हल से, मतलब प्लो से इजी मेथड था हो। अब हो से भी इजी मेथड आ गया विच इज यूज्ड बाय ट्रैक्टर्स, दैट इज नॉन एज कल्टीवेटर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। हमारा ये टॉपिक बस इतना ही था। इसमें हमें सिर्फ नाम पता होने चाहिए कि जो हमारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स या फिर जो एग्रीकल्चर में यूज होने वाले टूल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जिसे हम सोइंग कहते हैं। सोइंग का मतलब होता है कि हम बीज उगा रहे हैं अब, ठीक है, मतलब हम हमारी सॉइल में हम क्या कर रहे हैं, बीज को ऐड कर रहे हैं क्रॉप के। तो सबसे पहले हम कौन से सीड्स यूज करेंगे, हाई क्वालिटी सीड्स यूज करेंगे। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हाई क्वालिटी सीड्स कैसे होते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज किया जाता है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि हाउ टू चूज हेल्दी और हाई क्वालिटी सीड्स। तो अब हम हेल्दी और हाई क्वालिटी सीड्स कैसे चूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें हम एक बीकर लेते हैं, उसमें हम कुछ सीड्स डालते हैं। बीकर लिया, वो हाफ ऑफ वाटर है जिसमें हमने कुछ सीड्स डाले। अब जो सीड्स यहाँ पे फ्लोट करेंगे कुछ तो, और कुछ सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, ठीक है। जो सीड्स फ्लोट करेंगे वो लाइटर इन वेट होंगे बिकॉज दे आर लाइटर इन वेट। और जो सीड्स सेटल डाउन हो जाएंगे वो हैवियर इन वेट होंगे, सेटल डाउन because they are heavier। अब जो सीड्स फ्लोट कर रहे हैं, जो कि लाइट इन वेट है, वो क्या होंगे, अंदर से होल होंगे तभी तो वो फ्लोट कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो अंदर से होल नहीं होंगे तो वो फ्लोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होगा। उनका वेट ज़्यादा होगा तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसलिए जो हमारे डैमेज सीड्स होते हैं और या फिर जो होलो सीड्स होते हैं वो ऊपर फ्लोट करते हैं, और जो हमारे हैवियर सीड्स होते हैं और जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, ठीक है। तो जो हमारे सीड्स सेटल डाउन हो जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, ये वाले सीड्स हमारे कौन से होंगे, हेल्दी सीड्स, हेल्दी एंड हाई क्वालिटी सीड्स होंगे ये हमारे। सीड्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हाँ नहीं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले हमें दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो ट्रेडिशनल टूल्स फॉर सोइंग और एक मॉडर्न टूल्स फॉर सोइंग। ट्रेडिशनल टूल्स जो है वो पहले हाथों से बीज डाले जाते थे। आपने देखा भी होगा पहले के टाइम पे कि लोग बाल्टी में बहुत सारे सीड्स ले लेते और उसको ऐसे हाथों से फैलाते हुए रहते थे पूरे उसमें फील्ड में। और आजकल क्या यूज होता है, आजकल सीड ड्रिल यूज होती है, ठीक है। सीड ड्रिल का यूज किया जाता है विद द हेल्प, वो ट्रैक्टर के हेल्प से चलाई जाती है, जिसमें हमें क्या करना होता है, ऊपर सिर्फ सीड्स डालने होते हैं और फिर वो जो प्लो करते करते पूरे उसमें फील्ड में बिछा देती है सीड्स को। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स हम क्यों यूज़ करते हैं और इनका काम क्या क्या होता है और ये किस किस चीज़ से बने होते हैं। सबसे पहले सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब कुछ ऐसा सब्सटेंस यूज किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में जिससे जो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, जिससे जो हमारा प्लांट है, जो हमारी क्रॉप है, उसकी ग्रोथ क्या होती है, हेल्दी होती है। इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होगा। मैन्योर का एग्जाम्पल अगर हम ले तो काउडंग ले सकते हैं हम। मैन्योर का एग्जाम्पल होगा हमारा काउडंग बिकॉज इट इज अ नेचुरल मैन्योर। और फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल अगर हम ले तो इसका एग्जाम्पल होगा हमारा यूरिया।
आप सभी को पता होगा कि फार्मर्स एक वाइट कलर का सब्सटेंस यूज करते हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, उसे जो फार्मर से यूज करते हैं उसे ही हम यूरिया कहते हैं। और काउ डंग तो आप सभी को पता ही होगा, जो काउस का वेस्ट होता है उसे काउ डंग कहते हैं। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में। जो हमारी मैन्योर है वो क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है। और जो हमारी फर्टिलाइजर्स है वो एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मतलब जो हमारी मैन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंस से बनती है, और जो हमारी फर्टिलाइजर्स है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बनते हैं, मतलब जो सॉल्ट्स लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। अब अगला स्टेप आता है ऑब्टेन बाय डीकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट प्लांट रेजिड्यूज। ये किससे ऑब्टेन होते हैं, ह्यूमन वेस्ट से। और प्लांट रेजिड्यूज का जो प्लांट रेजिड्यूज मतलब जो प्लांट से पत्तियां वगैरह झड़ जाती हैं, पत्तियां खराब हो जाती है ना प्लांट से, उसको वो झड़ जाती है तो उनसे बनाया जाता है। ह्यूमन वेस्ट से इसका मतलब है पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना उसका, किचन का, उससे बनता है, और ह्यूमन फीकल मैटर से मिला के, ठीक है। और ये ऑब्टेन होता है लेबोरेटरीज में विद केमिकल्स। लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स सच एज सम एसिड, सम बेसिस एंड सम सॉल्ट्स आर आल्सो यूज्ड इन दिस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। इन्हें कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, फील्ड्स में प्रिपेयर किया जाता है। इन्हें कहाँ किया जाता है, लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है। किसकी हेल्प से किया जाता है, केमिकल्स की हेल्प से किया जाता है। अब ये लॉट्स ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं हमारी सॉइल को। प्रोवाइड करते हैं मैन्योर। मैन्योर जो है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, बट जो फर्टिलाइजर्स है वो कुछ भी अमाउंट में ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हमारी सॉइल को। जो ह्यूमस प्रोवाइड करेगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करेगा वो कम अच्छा रहेगा। तो ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं मैन्योर को, बट इन केस ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी प्रिपेयर fertilizers because fertilizers are rich in plant nutrients like nitrogen, ammonia and potassium. और manure it is not rich in plant nutrients. अब आपको दो चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। क्या, पहली कि ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है बहुत ज्यादा, क्या मैन्योर जो ह्यूमस प्रोवाइड करेगा बहुत ज्यादा, और जो हमारे फर्टिलाइजर्स है वो बिल्कुल भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करेंगे। पर इसमें अब इसमें उल्टा हो जाता है कि जो मैन्योर है वो बिल्कुल भी रिच नहीं है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, पर जो फर्टिलाइजर्स है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। प्लांट न्यूट्रिएंट्स से आप क्या समझते हो, अमोनिया एक प्लांट न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है उसकी ग्रोथ के लिए, और नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि उनको अपनी ग्रोथ के लिए रिक्वायर होते हैं। कुछ दिक्कत हो ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब हमें इसमें मैन्योर की एडवांटेजेस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जो मैन्योर की एडवांटेज है वो क्या है कि वो एनहेंस करती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इसका मतलब क्या है कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जो सॉइल की, कि सॉइल कितना पानी होल्ड करके रख सकती है अपने पास, उसको इंक्रीज कर देती है। एनहेंस का मतलब होता है इंक्रीज करना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, मेक सॉइल पोरस विच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। सॉइल को क्या करती है, पोरस बनाती है। पोरस का मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ये हमारी सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, तो इसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे जो कि हमें किस में हेल्प करेंगे, गैसियस एक्सचेंज में। ये पोर हमें किस में हेल्प करेगा, गैसियस एक्सचेंज में। क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि प्लांट को गैसेस एक्सचेंज करनी होती है। वो दिन में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और रात को क्या रिलीज करते हैं, मतलब दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। जनरली सब प्लांट्स ऐसा करते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स हैं जो कि ऑक्सीजन लेते हैं रात के टाइम और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है नीम। जो नीम है वो हमारा रात को क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और ऑक्सीजन को इनटेक करता है, उल्टा रेस्पिरेशन होता है उसमें। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि जो सॉइल को पोरस बनाता है, पोरस मतलब छेद वाली बनाता है,
जो हमें किस में हेल्प करती है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज नंबर ऑफ इको फ्रेंडली माइक्रोब्स। इको फ्रेंडली माइक्रोब से हमारा क्या मतलब है? इको फ्रेंडली माइक्रोब्स मतलब वो माइक्रोब्स जो हमारे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करें। जैसे कि हमें अर्थवॉर्म के बारे में पता होगा कि वो एक इको फ्रेंडली, मतलब उसे फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। फार्मर्स फ्रेंड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सॉइल को क्या बनाता है, सॉइल को वो एकदम हेल्दी बनाता है और उपजाऊ कह सकते हैं हम उसे, सॉइल को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाता है, इसलिए वो इको फ्रेंडली माइक्रोब से इनका मतलब है जो हमारा नॉस्टॉक होता है वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, एनाबीना भी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इन माइक्रोब्स के बारे में आप सभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ठीक है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे आप इनके बारे में। और ये क्या करता है, टेक्सचर, जो सॉइल का टेक्सचर है वो उसे इम्प्रूव करता है, इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ सॉइल। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी बचा हुआ चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी पढ़ने में हेल्प हो सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।